नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। राजधानी देहरादून के राजभवन में शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको बता दें कि शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार वितरित किया गया है, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के कई शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया है। आज के इस अवसर पर उत्तराखंड की गौरवशाली साहित्यकार, समाजसेवी साहित्यकार हमारे स्वर्गीय शैलेश मटियानी जी की स्मृति में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी आदरणीय शिक्षक गणों को सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में हम सब जानते हैं गुरु का स्थान सर्वोच्च स्थान है और हमारी प्राचीन परंपरा में गुरु को केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करने वाला माना गया है। गुरु ही वह दीपक है जो प्रकाश से अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और जहां गुरु कई प्रकार से हैं शिक्षा देने के, मार्गदर्शन करने के, तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए, और जब रास्तों में हम अटक जाते हैं उन रास्तों में भी हमारा मार्ग सचमुच आत्मा के स्तर पर अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमारे पूरे उत्तराखंड ने, पूरे समाज ने, हर उत्तराखंडी ने मिलकर अपने परिवार में से जो सबसे बड़े हमारे शिक्षक हैं, उत्कृष्टता के इन द एक्सीलेंस फील्ड है, उनको सम्मान किया है। कभी कभी ऐसा लगता है हमारे समाज में ये क्या कमी है कि हम अपना आभार, प्रशंसा और धन्यवाद नहीं देते हैं। उसको पूरा करने के लिए आज के दिन जो हमने सबने मिलकर शुभ कार्य किया है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक अलग ही इंपैक्ट, इफेक्ट और रिजल्ट देगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज इतना शुभ कार्य हम सबने मिलकर किया है। जितने भी पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षक हैं, आप सबको बधाई। आपको सम्मान करना, आपके पूरे जीवन का जो आपने अपनी सेवा को समर्पित किया, लगन से, आत्मा से अपना ये कार्य किया, जो उल्लेखनीय योगदान दिया है, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की है, जिसमें सांसद नरेश बंसल भी शामिल हुए हैं। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में सदस्यता अभियान यह चल रहा है, इसके तहत व्यापक स्तर पर लोगों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाने पर ध्यान दिया जाएगा। हमारी पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है और इसके साथ साथ आज ये सभी का समरसता भोज और बैठक दोनों एक साथ हुई है। संवाद कार्यक्रम भी हुआ है, कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए। महानगर के हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता थे, बहुत सारे सुझाव उनके मिले हैं। अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ता पूरे परिश्रम से, पूरे समर्पण के साथ लगते हैं, तो उन्हीं का परिणाम, उसी का प्रतिफल है कि हम सभी चुनाव में हमको विजय श्री मिलती है, जनता तक हमारी बात पहुँचाते हैं। आज भी बहुत सारे सुझाव मिले हैं और यहाँ से हम संकल्प भी लेकर जा रहे हैं सारे लोग, इस बार पार्टी का अभियान पूरी तरह से सफल बनाएंगे और एक बड़ा लक्ष्य सदस्यता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है और राज्य की स्थिति यह है कि विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के नेता भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों उत्तराखंड में अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था पर सियासी बवाल, विपक्ष के साथ अब सत्ता पक्ष भी कर रहा सवाल। अचानक क्यों बढ़ने लगा क्राइम का ग्राफ? अपराधियों में नहीं, कानून का खौफ। देवभूमि उत्तराखंड की शांत
वादियों में अपराध का जहर घुलता जा रहा है। आए दिन अपराधों की बढ़ती संख्या शांतिवादियों के इस प्रदेश में चिंता बढ़ा रही है। अब इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई, जहां उन्होंने राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, कानून व्यवस्था हमारे लिए बहुत हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही हमारी प्राथमिकता में रहा है और लव जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज जैसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर पूरी सक्रियता से और संवेदनशीलता से और त्वरित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कहीं भी लव जिहाद या इस प्रकार की जो भी घटनाएं जहां भी आ रही है, वहां पर प्रशासन को, पुलिस को कहा गया है कि सख्ती से उस पर कठोरता से काम करें। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। राज्य में स्थिति ये है कि विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के नेता भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा ही हरिद्वार के मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि वो अनुभव कर रहे हैं कि हरिद्वार में दिन दहाड़े डकैती चिंता का विषय है। पुलिस का डर बदमाशों में दिखना चाहिए, जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, और उत्तराखंड के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि पुलिस की जो ड्यूटी है, जो उनकी पुलिसिंग है, वो जहां होनी चाहिए उसके इतर कहीं और काम में पुलिस लगी हुई है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। आज मैंने हरिद्वार के जो एसएसपी हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम बहुत जल्दी उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। उन्होंने कुछ गिरोहों पर शक भी प्रकट किया है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको करिए और ये स्थिति ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि अभी 2 साल पहले लगभग जब राष्ट्रपति देहरादून में आई थी, उसी दिन, और वो भी बिल्कुल सुबह 11 बजे के करीब, 10 बजे के करीब, एक बहुत बड़ी डकैती देहरादून में हुई थी। उसमें जो अखबारों के माध्यम से मीडिया में जो खबर आई थी, वो भी कई करोड़ रुपए की डकैती बताई गई। तो इस तरह की दिन दोपहर और इस तरह की घटनाएं होना, ये उत्तराखंड के लिए हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगर पुलिस सतर्क रहती तो दिन में 2 बजे हादसा होता है और हरिद्वार से निकलने के बहुत सारे रास्ते नहीं हैं, तो उनको हम कहीं न कहीं उनको पकड़ सकते हैं। इससे मैं कह सकता हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के अंदर पूरी तरह से भयमुक्त समाज बना है। अगर किसी ने अपराध किया है तो निश्चित रूप से जेल की सलाखों के पीछे गया है, किसी भी तरह का उसको कभी संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। विपक्ष को मेरी सलाह है कि अपने कार्यकाल का समय देखे कि उनके समय में किस तरह की घटनाएं हुई थी। आज कोई भी अपराधी है, कोई भी बाहर नहीं घूम सकता है, चाहे उसने किसी तरह का अपराध किया हो, निश्चित रूप से। और बाकी तो जो कानूनी कार्रवाई वो गतिमान रहेगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कोई अपराधी बाहर नहीं घूम रहा है। त्रिवेंद्र के इस बयान ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। इस बीच राज्य में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये बेहद गंभीर समस्या है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश भर में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अधिकांश मामलों में बीजेपी के नेता ही अपराध में शामिल हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी जघन्य तरीके से हत्या हो रही है, आए दिन लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था कहीं धरातल पे नजर नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और पुलिस का जो इस्तकबाल होना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं रह गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ पुलिस प्रशासन की साठगांठ नजर आ रही है। आप देखिए, बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में आज तक वीआईपी के नाम का पता नहीं लगा और मंत्री ने बेशर्मी से सदन में बयान दिया कि कमरा ही वीआईपी है। पुलिस के अधिकारी भी यही बयान देते नजर आए, तो अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद नहीं होंगे।
देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में 20 करोड़ की डकैती हुई, आज तक उस डकैती का माल बरामद नहीं हुआ। और फिर से हरिद्वार में आपने देखे कि 5 करोड़ की डकैती ज्वेलरी शोरूम में हो गई। अपराधियों के हौसले बुलंद है। बाबा तरसेम सिंह जी की हत्या दिन दहाड़े हुई और सैकड़ों किलोमीटर तक आधुनिक हथियार लेकर के अपराधी गए। और आए दिन आप देख लीजिए, हरिद्वार के बहादुराबाद का ले लीजिए, राजधानी देहरादून में आईएसबीटी में ले लीजिए, उधम सिंह नगर में ले लीजिए, रात दिन बेटियों के साथ जो है बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। और जिस तरीके से अल्मोड़ा के सल्ट में एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने रेप किया, हल्द्वानी में दुग्ध सदन का जो है अध्यक्ष बोरा जो है महिला के साथ 3 साल से दुराचार कर रहा है, तो कहाँ है कानून? हाथों की उंगलियां भी खत्म हो गई, इतने अपराध हो चुके हैं। एक पखवाड़े में अगर दर्जन भर से ज्यादा दुष्कर्म, और उन दुष्कर्मों में भी 90% से ज्यादा नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, तो आप सोच सकते हैं कि समाज किस ओर जा रहा है, और खास करके उत्तराखंड किस ओर जा रहा है। हम आज इस मुहाने पर पहुंचे कैसे, ये एक यक्ष प्रश्न है। इसलिए क्योंकि इस पूरे कांड को खाद और पानी दे रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दे रहा है। जब आप बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोगों को संरक्षण देंगे, तो आप जो है पूरे पुलिस प्रशासन को और पूरे अपने कार्यकर्ता कैडर को एक संदेश देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की संरक्षक है, और जहां अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बड़े बड़े अपराध आप देखिए, मंत्री ने सरेआम सड़क पर पीटा एक कार्यकर्ता को, कुछ नहीं हुआ। एक विधायक ने सरेआम बुलडोजर चला दिया, कोई कुछ बाल बांका उसका नहीं होता। और आधा दोष इसमें कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का भी है कि गोदी मीडिया जैसे ही दुष्कर्म होता है या कोई अपराध होता है, उसमें धर्म खोजने लगता है। कुल मिलाकर राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ना चिंतनीय विषय है। हालांकि राज्य का पुलिस प्रशासन कई मामलों में कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन जो तत्परता समय रहते दिखनी चाहिए और जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें काफी कमी दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि राज्य की कानून व्यवस्था में कब सुधार देखने को मिलता है। देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। और वहीं प्रदेश में होने वाले केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। दरअसल बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। वहीं इस पर आदित्य कोठारी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा जल्द ही की जा सकती है और ऐसे में संगठन को बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी टीम गठित की गई है, जो जल्द ही केदारनाथ जाकर चुनाव की तैयारियां करेंगी। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा हमारी विधायक शैला रानी रावत जी के निधन के पश्चात खाली हुई है और यथाशीघ्र संभावना है कि वहां के चुनाव की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से संगठनात्मक स्तर पर पूरी तैयारियां हमारी हों। हमारा बूथ स्तर तक का संगठन मजबूती के साथ में चुनाव के लिए तैयारी करे, इसके लिए वहां के लिए पार्टी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है और हम लोग जल्दी ही केदारनाथ विधानसभा जाकर के वहां की छोटी मोटी समस्याओं को किस तरह से उनका समाधान हो सकता है, कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, इसके लिए ये एक रणनीति के साथ में हम लोग वहां काम करेंगे। हम लोग प्रत्येक मंडल के लिए एक एक हमने वरिष्ठ पदाधिकारी को भी प्रवासी बनाया है और रुद्रप्रयाग विधानसभा के माननीय विधायक भरत चौधरी जी को विधानसभा का संयोजक बनाया है। राज्य सरकार में दायित्वधारी चंडी प्रसाद भट्ट जी को सह संयोजक बनाया है। तो पूरी टीम भावना के साथ में हम केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में लगेंगे और कांग्रेस के दुष्प्रचार को, जैसे कांग्रेस ने पूरे देश भर में दुष्प्रचार किया, बद्रीनाथ विधानसभा में भी दुष्प्रचार का काम किया है और केदारनाथ क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है कि केदारनाथ धाम का अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी मिटाने का काम कर रही है। इस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हम कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ में आपदाग्रस्त क्षेत्रों को लेकर चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अभी आपदा से प्रभावित है। चमोली की अधिकांश सड़कें पूरी तरह से अभी खुल नहीं पाई हैं और सदन में हमें आपदा को लेकर बोलने का मौका नहीं दिया गया। और आगे क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। पुनः कह रहा हूं कि क्योंकि मैं चमोली जनपद से आया हूं
और मैंने देखा है कि जिस तरह से हमारे बगल के राज्य हिमाचल सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, वहाँ के मंत्रियों ने, विधायकों ने अपना मानदेय भत्ते सब छोड़ करके अपने आपदा में अपने राज्य के लिए खर्च कर रहे हैं। मैं यहाँ की सरकार से भी अनुरोध करता हूँ, यहाँ के मंत्री और विधायकों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के हित में और विशेषकर जैसे पहाड़ी राज्य के क्षेत्रों के हित में वो भी अपना मानदेय छोड़ें। मैंने इसकी शुरुआत की है और मैंने 6 महीने के अपने बड़े हुए मानदेय और भत्तों को कहा है कि आप इसको आपदा के क्षेत्र में देने का काम किए। मैंने स्पीकर महोदय को ये चिट्ठी लिखी है और मैं ये चिट्ठी उनको दे दूंगा और मैं चाहता हूँ ऑल ग्रुप भी उत्तराखंड के लिए इस तरह के काम करें। हरिद्वार में पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के धरना प्रदर्शन से राजनीति इस वक्त तेज है और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि देवभूमि में गौवंश हत्या के प्रकरण सामने आने और ऐसे आरोपियों को बचाने के लिए कांग्रेस ही धरना प्रदर्शन कर रही है। और इस पर अब कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वामी यतीश्वरानंद मानसिक रोगी हो चुके हैं। विद्या हमारे पास तो नहीं है, दिमागी मानसिक रोगी हो गए हैं। लगातार पहले तो चुनाव हारने का सदमा उनको लगा हुआ है, दूसरा भी मंगलोर में इतनी गुंडागर्दी, तार हर चीज करने के बाद भी नहीं जीत पाए। बुद्धि खराब हो गई है इन लोगों की और कुछ नहीं है। ये मानसिक रोगी है, अपना फ्रस्ट्रेशन और चीजों पे निकाल रहे हैं। क्या आप हमारी उसको धर्म को चैलेंज कर देंगे? मैं कहता हूँ आपसे बड़ा हिंदू मैं हूँ क्या? अगर आप ये सोच लोगे आप गुरुकुल में पढ़े, गुरुकुल से तो हम भी पढ़े और आपसे मेरे ख्याल से टॉपर ही रहे होंगे, परसेंटेज में भी, खेल में भी, कूद में भी, हर चीज में। और मुझे लगता है आज विकास कार्यों में भी शायद आप पे टॉपर ही होंगे। आपको जनता ने नकार दिया, आप उल जुलूल बातें कर रहे हो कि गाय माता मुझे ये कह रही है। अरे पहले अगर गाय माता का इतना ध्यान है तो पहले उन लोगों से गाय को बचाओ जो 6-7 हजार रुपए में गाय को बेचने का कार्य करते हैं। जितने पहन के गंगा जल जो है छिड़कते फिरते हैं, जब लोग टारगेट करते हैं तो फिर नंगे पैर आ जाते हैं, धूपबत्ती हाथ में ले लेते हैं, गंगा जल छोड़ देते हैं। तो इनकी बुद्धि खराब हो गई है। बेसिकली अपनी जो नाकामयाबी है उनको छुपा रहे हैं। जो ये लोगों में विकास कार्य, जो शिक्षा पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, उन सबसे मुद्दों को भटकाने के लिए उल जुलूल हरकत कर रहे हैं। अगर इतने बड़े समाज सेवी हैं और इतने बड़े अब ज्ञानी हैं तो आइए 1-to-1 कीजिए। 1-to-1 में अगर आप हमारी बातों के जवाब दे दें तो हम आपको मानेंगे आप ज्ञानी हैं। हरिद्वार में ज्वेलर्स शोरूम में हुई डकैती और चेन स्नेचिंग के बाद कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रही है और इस दौरान महानगर कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। ज्वेलरी शोरूम में इकट्ठा होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर यह प्रदर्शन किया है। आक्रोशित कांग्रेसियों का कहना है कि हरिद्वार में अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरेआम चोर डकैत फायरिंग करके जाते हैं। आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से चोर डकैत पुलिस की गिरफ्त में नहीं है और उसके बाद बेखौफ अंदाज में जो चेन स्नेचिंग 2 दिन पहले एक महिला के साथ होती है वो बेहद ही निंदनीय और इस पुलिस के मुंह पे तमाचा है। बदमाशी खुलेआम घूम रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं। आज उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने ये जन आक्रोश रैली निकाली है जिसके लिए व्यापारी भयाक्रांत है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, इस प्रदेश सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ जो 90 के दौर में हरिद्वार को लौटाना चाहती है, हम उसके विरुद्ध आज कांग्रेस जन लामबंद होकर जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और पुलिस को ये चेतावनी भी देंगे अगर जल्द से जल्द लूट का खुलासा नहीं हुआ, अगर जल्द से जल्द 100% रिकवरी नहीं हुई तो कांग्रेस बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। और वह डकैती की घटना के बाद अब नैनीताल पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसके चलते एसपी सिटी हल्द्वानी ने पुलिस टीम के साथ नैनीताल रोड स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में चेकिंग की है और इस दौरान टीम ने शोरूम में सुरक्षा के इंतजाम भी चेक किए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस को कई शोरूम में कमियां भी मिली हैं तो कई जगहों पर गार्ड एक्टिव मोड में नहीं मिले। इसके अलावा उनके पास असले भी काफी पुराने थे जिन्हें तत्काल बदलने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, मेरे द्वारा 5-6 ज्वेलरी शॉप शोरूम का निरीक्षण किया गया जिसमें जो कुछ बेसिक्स कमियां पाई गई वो इस प्रकार थी कि जैसे गार्ड है लेकिन गन नहीं है, गन है तो कारतूस जेब में रखे हुए हैं, अलर्ट नहीं है। दूसरा, उनके वेपन पुराने ज़माने के हैं, डबल बैरल है, सिंगल बैरल है 12 बोर की। तो एक तो अपडेट वेपन होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट होना चाहिए। दूसरा, सबसे बड़ी कमी ये थी कि सीसीटीवी कैमरे हैं तो सही लेकिन उनका रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है। दूसरा, उनका रोड की तरफ फेसिंग नहीं थी।
एक कैमरा बाहर नाइट विजन का होना चाहिए जो कम से कम रात की गतिविधियों को मॉनिटर कर सके। साथ ही जो DVR रखने की जगह होती है वो भी सेफ़ नहीं है। और जैसे कि आजकल ऑनलाइन चल रहा है तो ये ऑनलाइन इसका बैकअप भी होना चाहिए, इमरजेंसी में हम उसको भी देख सकते हैं। तीसरा कि ये फायर के तो इक्विपमेंट थे, लेकिन जो इमरजेंसी अलार्म वाला सिस्टम होता है वो बटन नहीं था कि अगर कोई ऐसी घटना हो गई तो अगल बगल या पुलिस को या हम कैसे अलर्ट करेंगे या कैसे सूचना देंगे। एक और कमी ये सामने आई कि इमरजेंसी नंबर्स जैसे 112 है या थानाध्यक्ष का नंबर है, CO सिटी का है, SP सिटी का है, पुलिस अधिकारियों के नंबर भी डिस्प्ले होने चाहिए, वो भी 5-6 जगह, ताकि इमरजेंसी की स्थिति में कोई भी कॉल कर सके। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर अब मदरसा बोर्ड सख्त रुख अपना रहा है और प्रदेश में लगातार संचालित हो रहे अवैध मदरसे हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों देहरादून में राज्य बाल आयोग की टीम ने आजाद कॉलोनी में चल रहे मदरसों का औचक निरीक्षण किया। उस दौरान जांच में मदरसों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं था और छात्रों को वहां पर पढ़ाया जा रहा था। इन सब घटनाओं के सामने आने के बाद अब मदरसा बोर्ड राज्य में बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्यों नहीं कराना चाहते? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है कि जिसे छुपाना चाहते हैं। अगर आपको ये कहा जा रहा है अपना हिसाब किताब सही रखिए, ये तो सरकार आपको हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है। ये सेकुलर सरकार, हमारी भारतीयों की सरकार, ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है, न मुगलों की सरकार है, न अंग्रेजों की सरकार। चंदे पर चलने वाले मदरसे हो या सरकारी एड पर, हमारे यहाँ जो जिसकी रिक्वेस्ट आएगी, अब जैसे मान लीजिए मतलब फर्नीचर से लेकर के कंप्यूटर से लेकर के हर तरह से ये सरकार उनके लिए कार्य कर रही है, जहां जिसकी हमारे पास जरूरत आती है। आप एक बात बताएं, पहली बात तो ये है कि जो जिसका दायरा होता है वो अपने दायरे में रह करके, अब आप ये कहें कि सरकार जो है वो आप सारे काम करेगी, ये तो आपका सवाल जो है ये होना चाहिए कि जो बच्चे वहां पढ़ रहे, देखिए यतीमों के लिए वक्फ प्रॉपर्टी है, उसी के लिए तो सरकार संशोधन की बात कर रही है। आज 9.5 लाख प्रॉपर्टी वाला बोर्ड, उस कौम से, उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले बच्चे आज ये कह रहे हैं, उनके नुमाइंदे ये कह रहे हैं साहब हमारे लिए क्या करेंगे। यही इसीलिए सरकार ने उन सारी चीजों को रखते हुए, माननीय अभी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी से हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि बिल में संशोधन क्यों किया जा रहा है वक्फ एक्ट में, ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके, उसका मिसयूज हुआ। प्रधान संगठन की नई अध्यक्ष रूबी चौधरी के खिलाफ अन्य ग्राम प्रधानों ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल लगभग 50 ग्राम प्रधानों के साथ पूर्व अध्यक्ष नौशाद अली ने मीटिंग की है। इस दौरान सभी प्रधानों ने उन्हीं को समर्थन देने की बात कही है। आप देख रहे हैं यहाँ लगभग 50 के आसपास प्रधान मौजूद है। वो जो उन्होंने एक संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई है उनके द्वारा, घर घर जाकर एक मोहर लगवाकर मतलब BDO साहब को उन्होंने दिया ज्ञापन, वो तो एक जस्ट ज्ञापन है और उन्होंने कहा इशू बना दिया कि हमें अध्यक्ष चुन लिया गया। ऐसा नहीं है, अभी हमारा 4-5 महीने हमारा खुद का कार्यकाल है, क्योंकि 2 साल से पहले तो इसका यही नहीं है कि कोई अविश्वास प्रस्ताव ले आए। फिर उसके बावजूद भी हटाने के लिए मान लो पूरी बॉडी होनी चाहिए, वो पूरा हटाएंगे, फिर उसके बाद चुनाव प्रक्रिया होगी, वो निर्विरोध हो या जैसे भी कुछ हो। अभी तो सभी प्रधानों का सहयोग हमारे साथ है, उन्होंने कह दिया कि हम ही अध्यक्ष हैं। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है। सच्चाई है कि हमारे ब्लॉक में सर्वसम्मति से जो 20 जनवरी को 2023 में जो चुनाव हुए थे प्रधान के अध्यक्ष पद के, ब्लॉक अध्यक्ष के, उसमें नौशाद को अध्यक्ष बनाया गया था। उसका कार्यकाल 2 साल का शुरुआत में होता है। वो 2 साल तक तो उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति नहीं। तो कुछ लोग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में, आपसी कुछ मनमुटाव की वजह